हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम क्लास 11th के इंट्रोडक्शन चैप्टर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को करेंगे और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिकली किस किस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्या क्या यूज़ है उसका, ये सारी चीज़ आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपने दोनों ये वर्ड सुना होगा। कभी भी आप आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपने ये सुना होगा कि दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है ये बेसिकली? तो ये बेसिकली डिफरेंस, हम सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए, जो पहला टर्म है ये माइक्रो वर्ड, ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल यानी जो इकोनॉमिक्स है उसका पर्सपेक्टिव जब हम स्मॉल होता है तो उसको, उस ब्रांच को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरह जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो का जो लिटरेरी मीनिंग होता है उसको वो लार्ज होता है, और लार्ज में हम क्या करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल जब हम पढ़ते हैं, पूरी कंट्री की जब नेशनल इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन वाइज जो होता है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब चलिए इसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हमने जब देखा तो इसके हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि इनको जो दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, पर्सपेक्टिव्स पर्सपेक्टिव्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये पर्सपेक्टिव क्या होते हैं? पर्सपेक्टिव्स बेसिकली उन नोशंस को बोलते हैं जिस वे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। अब अगर हम पर्सपेक्टिव वाइज देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम दो पर्सपेक्टिव्स को स्टडी करते हैं, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स। पहला जो होता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, और दूसरा जो होता है वो होता है नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव। अब यहाँ देखिए, ये दोनों टर्म्स जो होते हैं वो कई कॉन्सेप्ट्स में आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव। तो इकोनॉमिक्स के साथ भी यही चीज है। तो जब हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स, पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो इसमें बेसिक नॉर्मेटिव से क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मेटिव में जब भी हम स्टडी करते हैं तो नॉर्म, ये टर्म जो हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्म्स बेसिकली क्या होते हैं? जो रूल्स और एक जो स्टैंडर्ड हम पहले से फिक्स कर लेते हैं, अपना एक हाइपोथेसिस डेवलप कर लेते हैं कि कोई चीज जो होगा, जो हम स्टडी करेंगे, उसका एक डायरेक्शन ऑफ ओपिनियन होगा, जैसे कि या तो वो राइट होगा या एक रॉन्ग होगा। एक स्ट्रॉन्ग नोशन के साथ हम स्टडी करते हैं जिसमें कोई चीज एक सही होता है, एक गलत होता है। जैसे लाइक आप पॉलिटिकल साइंस में देखें तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, अगर हम उनको प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो उसके पॉजिटिव मतलब एक जिसको हम बोलते हैं ना, एक वैल्यू जजमेंट होता है। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है या तो वो चीज रॉन्ग होगी या फिर राइट होगी। जैसे डिस्क्रिमिनेशन वर्ड पढ़ते हैं हम, तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है बेसिकली जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स। दो हमारे पास जो चीजें हैं उनके बीच में हम डिस्टिंग्विश करते हैं। बट जब हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं सोसाइटी में तो या तो वो राइट होता है या तो वो रॉन्ग होता है, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लाइक नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। उसी टाइप से हम इकोनॉमिक्स को जब स्टडी करते हैं तो यहां पर भी दो लाइक अप्रोच के साथ हम स्टडी करते हैं। जब हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्टडी करते हैं तो इसका मतलब होता है बेसिकली एज पर द सॉरी एज पर द फैक्ट्स दे आर। मतलब कि इसमें हम कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं देखते हैं, यानी कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। इस टाइप के अप्रोच के साथ जब हम किसी चीज को नहीं पढ़ते हैं तो वो पॉजिटिव अप्रोच होता है। तो इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं रखते हैं अपने माइंड में बिफोर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट। नो वैल्यू जजमेंट।
इसके ठीक ऑपोजिट जब हम नॉर्मेटिव में आते हैं तो ये जो फैक्ट्स होते हैं ये वैल्यू बेस्ड जजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। फैक्ट्स बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। यानी यहां पे राइट और रॉन्ग जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, ये नहीं होता है। और इस साइड में अगर हम देखें तो यहां पे राइट भी होता है और रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये हमारे बेसिकली दो पर्सपेक्टिव्स हैं इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के। यहां तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ जी, तो अब हम इसके कॉन्सेप्ट पता है कि बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ये आप सब ने सुना होगा, इवन बिफोर द इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स। आपने पहले जब इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स नहीं भी पढ़ा होगा तो आप नॉर्मल बोलचाल के लैंग्वेज में भी आपने सुना होगा इस चीज का डिमांड है कितना या इस चीज का सप्लाई कितना है, ये आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली इस टाइप की जो चीजें होती है, ये डिमांड एंड सप्लाई जो होती है, इसको भी हम दो लेवल्स में पढ़ते हैं। जब हम माइक्रो लेवल में पढ़ते हैं ये डिमांड और सप्लाई को, तो ये बेसिकली इंडिविजुअल्स और फर्म्स लेवल पे स्टडी किया जाता है। जस्ट लाइक इंडिविजुअल्स कौन हुए, हम हाउस होल्ड्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी पर्सन इंडिविजुअल हो सकता है। कोई एक फैमिली जो होती है उसको हम एक इंडिविजुअल यूनिट मानते हैं। कोई फर्म जो होता है उसको हम इंडिविजुअल यूनिट मानते हैं। तो इन चीजों को हम जब हम स्टडी करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई या फिर सिंपल इनकम की बात करते हैं, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं जब हम स्मॉलर लेवल में पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। और इसी चीज को जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं तो वो एक इकोनॉमी एज अ होल, लाइक पूरी कंट्री का, अगर हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे तो उस समय हम किसी भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का पूरी कंट्री में क्या डिमांड है ये स्टडी करते हैं, तो वो एग्रीगेट बन जाता है। वो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। बट अभी हम यहाँ पर फोकस करते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जैसे कॉन्सेप्ट जो होते हैं इंडिविजुअल लेवल्स पे जब पढ़े जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। तो अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे। इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब अगर हम सिंपल डेफिनेशन वाइज देखें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इकोनॉमिक्स को हम साइंस भी मानते हैं बिकॉज इसमें काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। इवन दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन or even this discipline is based on experiments also, facts and figures as well as experiments। तो ये इसका बेसिकली पर्सपेक्टिव होता है पढ़ने का इकोनॉमिक्स। बट एक्चुअली हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? आपने शुरुआत में शायद डेफिनेशन में भी देखा होगा कि इकोनॉमी वर्ड जो होता है वो बनता है बेसिकली जो एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि कोई भी चीज का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो हम रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हैं उन रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे कि अगर आपके पास एक एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो कि वो अमाउंट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई हो पाए। जैसे कि आपके सामने दो कॉन्सेप्ट दो अपॉर्चुनिटीज हैं बिजनेस स्टार्ट करने की। आपके पास एक फिक्स कैपिटल है तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। अगर मैं 1 लाख रुपए एक पर्टिकुलर बिजनेस में डालता हूं और दूसरे बिजनेस में डालता हूं तो रिटर्न में मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो उसमें अगर हम प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बी या ए दोनों में से कोई एक जो होगा वो ज्यादा होगा, तो नेचुरली हम उसी प्रोजेक्ट के साथ अपना प्रोडक्शन या अपना बिजनेस जो होता है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसी में क्या हुआ कि आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उसका आपने बेस्ट यूटिलाइजेशन किया टू ग्रो योर बिजनेस और टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड मेक मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ इट। तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का। ये इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें तो इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द योर एंटरप्राइज। जो आपके अंदर जो आप जो एफर्ट्स करते हो, आप अगर कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट है, जैसे कि अगर आप कुछ एक क्रैश कोर्स आप करते हैं और उसको क्रैश कोर्स करने के बाद आपको इतना बेनिफिट होता है कि आप एग्जाम्स में ज्यादा स्कोर कर पाओ, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स।
वो भी इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपने कम इन्वेस्ट किया अपने अंदर लाइक स्टडीज में, और आपके आउटपुट जो होता है वो ज्यादा आ रहा है, तो दिस विल बी इकोनॉमी, क्योंकि आपका एफर्ट कम हुआ और आउटपुट जो होता है वो ज्यादा आया। इसी तरह अगर हम जो फिजिकल रिसोर्सेज होता है उनको अगर हम कम से कम में यूटिलाइज करके और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अगर ले सकते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। तो यही हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि अब ये कॉन्सेप्ट हुआ, तो इसमें तीन चीजें हुई। पहला जो होता है वो होता है, पहला जो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनमें तीन मेजर प्रिंसिपल्स आते हैं। फर्स्ट जो होता है वो है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, इसका मतलब ये कि ह्यूमन जो होता है उसके वांट्स जो होते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। आपका कोई भी वांट होगा, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, अगेन अ नेक्स्ट वांट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू कि अब इसको पूरा करो। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। फर्स्ट टाइम अगर आप आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, आपने कोई भी कोर्स किया, आपकी जॉब लगी, सबसे पहला आपका वांट होता है कि चलो एक टू व्हीलर खरीदते हैं सबसे पहले, जिससे कि मुझे आने जाने में प्रॉब्लम ना हो और मैं उस कॉन्वेंस को अच्छे से यूज कर सकूं। जैसे ही आप टू व्हीलर यूज करना शुरू करते हैं, करते रहते हैं, आपकी सैलरीज बढ़ती हैं। अब आपकी वांट क्या हो जाती है कि अब यार टू व्हीलर में मजा नहीं आ रहा है, एक गाड़ी होनी चाहिए। फिर आप हिम्मत करके एक गाड़ी खरीद लेते हो। जैसे वो गाड़ी खरीदते हो, फिर आप उसको यूज करना शुरू करते हो, आपकी वो वांट भी पूरी हो गई। वो वांट के बाद आपको लगता है नहीं यार, आप थोड़ी से लग्जरी गाड़ी खरीदनी चाहिए, एक बड़ी गाड़ी खरीदते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मल्टीप्लाई होता रहता है। आपका जो हंगर होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। यही चीज इकोनॉमिक्स में बोला गया, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि ह्यूमन का वांट जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता है। आप एक वांट को सेटिस्फाई करोगे, दूसरा वांट आपके सामने आ जाएगा। तो आपकी नीड्स जो होती है वो आपके रिसोर्सेज के साथ बढ़ती जाती है। रिसोर्सेज मतलब आपकी अगर इनकम बढ़ रही है तो आप अपनी नीड्स को भी बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा होता है रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई wants आर लिमिटेड। ठीक है, ये हमारा दूसरा एस्पेक्ट है। ह्यूमन वांट्स तो मल्टीप्लाई होता रहेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये चलता रहेगा, बट उसको पूरा करने के रिसोर्सेज तो हैं वो कम है। अगर हम एक फिक्स सैलरीड पर्सन की बात करते हैं तो उसकी सैलरी फिक्स है। अगर वो उसके वांट जो होते हैं वो बढ़ते जाएंगे और दूसरी साइड उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, वो फिक्स्ड है। बिकॉज हम लोग इसमें एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि ह्यूमन वांट्स जो होते हैं वो तो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो सेटिस्फाई करने वाले हैं उसको, वो लिमिटेड है। ये इकोनॉमिक्स का एक मेन एजम्पशन माना जाता है। तो अगर आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है और उसमें आपको वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो नेचुरली आपको कहीं ना कहीं पर अपने वांट्स को कट करना पड़ेगा, या आपको कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा जिसमें कि आप वांट्स को सेटिस्फाई कर पाओ, क्योंकि आपका रिसोर्सेज जो है आपके पास है वो लिमिटेड है। ठीक है, ये दूसरा प्रिंसिपल है। और तीसरा प्रिंसिपल होता है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये हमारा तीसरा अजम्पशन होता है। यानी रिसोर्सेज तो हैं, वो लिमिटेड भी हैं, स्कार्स हैं, लेकिन उनका ऑल्टरनेटिव यूज किया जाता है, किया जा सकता है। अब जैसे फॉर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं और बहुत कॉमन एग्जांपल होता है। अगर आपके पास मिल्क है, एक लीटर मिल्क है, तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि आपने अगर मान लीजिए उसको 40 रुपीज पर केजी में परचेज किया है, तो आप उसे 5 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करके आप 45 रुपीज में किसी और को बेच सकते हो, 5 रुपए आपके पास अर्निंग आ जाएगी। दूसरा रिसोर्स ये हो सकता है, दूसरा जो उसका यूज हो सकता है कि आप उसी रिसोर्स को आप उसको योगर्ट में कन्वर्ट कर दो, जिसको हम दही बनाना बोलते हैं, तो वो फिर 100 रुपए केजी बेच सकते हो आप आराम से। और तीसरा यूज होता है कि आप उसको फर्मेंट करके पनीर बना लो, या उसका कोई चीज या बाई प्रोडक्ट बना लो जो कि उससे कहीं ज्यादा कॉस्टली बिकेगा। तो वही 40 रुपए का आपके पास मिल्क है, उसको आप एज इट इज बेच सकते हो, या फिर आप उसको कर्ड या योगर्ट बना सकते हो, या फिर आप उसको अदर बाई प्रोडक्ट्स बना के ज्यादा महंगा बेच सकते हो। तो ये एक ही रिसोर्स के कई यूजेस होते हैं। तो ये हमारा तीसरा अजम्पशन हो जाता है। तो अब ये जो तीन हमारे पास एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस बोल सकते हैं, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होता है, इसको समझते हैं।
ठीक है। इसमें पहला जो प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी में, बिकॉज अगर हम देखें इंडिया की अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो 140 प्लस करोड़ पॉपुलेशन हमारे पास है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। कोई भी गवर्नमेंट हो उसके हाथ में नहीं है कि आपको एक एक जो इंडिविजुअल है उसकी सारी डिमांड्स को पूरी कर सके। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ना कभी बना ना कभी बन पाएगा कि वो एक एक इंडियन का के सारे वांट्स को पूरा कर पाए। तो यहां पर क्या आ गया, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, कि अगर गवर्नमेंट जो दे सकती है वो हायर क्लास से लेके लोअर क्लास लेवल तक नहीं दे सकती है सबको। तो किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ होता है उनके बजट में। बट आप कभी भी पूरे 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है आप उनको पूरे का पूरा सेटिस्फाई नहीं कर सकते उनके वांट्स को। इसी वजह से देखना हमेशा आप लोग ये देखोगे कि लोग हमेशा ये लाइक उनके लाइक क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं कर रही कुछ, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो यही जो होता है वो जनरल एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जो कि एक हर इकोनॉमी में के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम है, एंड दैट इज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या है, कौन कौन किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो सेंट्रल प्रॉब्लम होता है ये होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, लेकिन हमें क्या बनाना चाहिए एंड इन व्हाट अमाउंट। व्हाट अमाउंट ऑल्सो, किस अमाउंट में बनाना है। ये सबसे पहला जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये डिसाइड करने में होता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है या हमें कौन से किस टाइप के सर्विसेज जनरेट करनी है जो कि बहुत ही रिक्वायर्ड है। अब जैसे अगर आपके पास एक लिमिटेड सैलरी हो तो आप जो बेसिक नीड्स हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट नीड्स हैं आप उसको पूरा करेंगे, ना कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पे, कि आप मूवीज पे ज्यादा खर्च करें, आप पब्स जाएं, आप डिस्को जाएं, आप यहां जाएं घूमने फिरने शॉपिंग करने। आप उन चीजों में जो पैसे होते हैं वो स्पेंड नहीं करेंगे जब तक कि आपके पास सरप्लस नहीं हो। तो आप उधर से बजट कट करके आप मेन जो है एजुकेशन पे, लिविंग पे, न्यूट्रिशन पे, इन चीजों पे खर्च करेंगे। यही चॉइस जो होता है कि सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट होती है वो ये डिसाइड करती है, या इकोनॉमी होता है वो ये डिसाइड करता है, इसमें तीनों सेक्टर्स आ जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, कि प्रोड्यूस क्या करना है, क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। अब जैसे ये चॉइस हुआ, एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमें या तो इस पे जाना है या तो इस पे जाना है। हमारे पास दो चॉइस हमेशा लाइक हमारे सामने अवेलेबल होते हैं। अब वी हैव टू डिसाइड एज द पॉलिसी मेकर्स कि हमें कौन सी चीज कितनी बनानी है। क्योंकि अगर हम देखें, जैसे कि अगर हम स्टील की बात करते हैं, स्टील से गाड़ी भी बनती है, स्टील से गेट्स भी बनते हैं, अदर आयरन वर्क्स का काम होता है, हर चीज का काम होता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं उसमें। तो उनका यूज कहाँ कहाँ करना है और कौन सी चीज कितने रिक्वायरमेंट है, इन चीजों का बेसिकली एस्टिमेट निकाला जाता है। बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड लाइक अमाउंट ऑफ आयरन ओर। हमारे पास आयरन ओर कम है, जिसकी वजह से हम एक लिमिटेड अमाउंट में ही स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला चॉइस, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब दूसरा जो इकोनॉमी के सामने में प्रॉब्लम होता है वो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, ये है प्रॉब्लम मेथड या फिर टेक्नोलॉजी। हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी चीज कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करना है। अब दूसरा जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, हमारे सामने एक और प्रॉब्लम जनरेट होगी कि जो चीज हमने डिसाइड किया है, जो हमने सिलेक्ट किया है कि हम ये चीज इतना इतना लाइक मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर प्रोड्यूस करेंगे, बट प्रोड्यूस कैसे करेंगे, वहां पर एक अगेन एक प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी जिसमें हमें टेक्नोलॉजी या मेथोडोलॉजी को चूज करना होगा। अब जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारे सामने हर तरह के फार्मर्स जो होते हैं वो हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। रिच फार्मर्स भी हैं, लाइक एक मीडियम लेवल फार्मर भी होता है, और स्मॉल पेजेंट्स भी होते हैं जिनके पास शायद लैंड भी नहीं होता है, और उनके पास टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत आउटडेटेड होते हैं। तो जो
लाइक एग्रीकल्चर होता है वो ट्रेडिशनल वेज में भी हो सकता है और बहुत ही सुपर एडवांस वेज में भी हो सकता है, क्योंकि हम आज हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है और उसके हिसाब से हम हमारे पास बहुत सारे चॉइस हैं कि हम किस किस फॉर्म में एग्रीकल्चर कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्सेस टू द रिसोर्सेज। तो उसके बेसिस पे हमको ये भी डिसाइड करना पड़ता है जब हम कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी में कि हमारा मेथड क्या होगा, हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी होगी। अब जैसे अगर हम यूएस की बात करते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो बहुत रिच कंट्रीज हैं, दे ऑलवेज लाइक चूज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। उनके उनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है इतनी जितनी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ लाइक डिपेंडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, पर कैपिटा जो इनकम होती है वो हमारी इसीलिए कम हो जाती है बिकॉज हमारे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स जो होते हैं वो जाते हैं ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लाइक एक लार्ज पॉपुलेशन इज देयर इन इंडिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें मेथोडोलॉजी में भी सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम कौन से टेक्नोलॉजी या कौन से मेथड्स को यूज करें फॉर सेटिस्फाइंग दोज रिसोर्सेज। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। और थर्ड जो होता है वो होता है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये हो गया पॉपुलेशन, किन पॉपुलेशन के सेक्शंस के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो सबसे पहले फोकस कंट्री का क्या होगा कि वो ये डिसाइड करे कि उनको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और सबसे पहले किन किन लोगों के लिए, कौन कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के लिए या इकोनॉमी के डिफरेंट जो फाइनेंशियल लाइक स्टेटस होता है उनको बेस पे जो क्लास बना हुआ है हमारे सोसाइटी में, उनके हिसाब से हम डिसाइड करें कि हमें क्या क्या चीज कितने अमाउंट में बनाना है, किसके लिए हम बनाने जा रहे हैं। अब अगर हम कुछ ऐसे एग्जांपल आपको देखो, ये एक छोटे बिजनेस के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। इफ यू डिसाइड अ प्रोडक्ट तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि आपके टारगेट कस्टमर्स जो होंगे वो कौन होंगे। अब अगर मान लो आप एक कोई अल्ट्रा मॉडर्न कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जो कि मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या फिर बड़े बड़े सिटीज में यूज किया जाता है। अगर आप एप्पल, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप एप्पल का फोन होता है, वो अगर आप जाके विलेज में उसकी शॉप खोलोगे तो वो कभी आप एक लाइक पीस भी आपका शायद सेल नहीं होगा। वो क्यों? बिकॉज दे आर नॉट लाइक मेंट फॉर यूजिंग एन एप्पल फोन, बिकॉज उतने पेइंग कस्टमर्स नहीं होते वहां पे। उनकी रिक्वायरमेंट बस फोन से रिलेटेड है कि हाँ भाई चलो एक लाइक एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। उनके लिए लग्जरी और उनके लिए शो ऑफ या स्टेटस मेंटेन करना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आ जाता है कि हम जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी में, जो भी चीजें प्रोडक्शन हो रही है, वो प्रोड्यूस हो रही है या प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, वो जो आउटपुट है वो कौन उसको कंज्यूम करेगा। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये तीन मेजर चॉइस जो होते हैं हमारे पास, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम माना जाता है बिकॉज इट नीड्स टू बी सॉल्व। इसको सॉल्व करना जरूरी है एंड दैट इज आवर इकोनॉमिक पॉलिसीज हेल्प इन सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, कि हम कम से कम रिसोर्सेज में पैसे बचा के भी ज्यादा से ज्यादा लाइक आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हैं, सो दैट कि अब जितने भी लोगों को हमने टारगेट किया उसमें हम कहीं उससे कहीं ज्यादा लोगों को हम सेटिस्फाई कर पाए उनके वांट्स को। तो ये सारी चीजें जब हम स्टडी करते हैं इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। और ये हर कंट्री के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लार्जर पॉपुलेशन जहां पे है वहीं पर ये प्रॉब्लम आती है। अमेरिका के साथ या रशिया के साथ या लाइक अदर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज है, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। उनके साथ भी है, कहीं पे रिसोर्सेज की कमी है, कहीं पे पॉपुलेशन या मैन पावर की कमी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्म में रिसोर्सेज कम हो जाते हैं उनके लिए। सबके लिए ये प्रॉब्लम होती है। तो आज हमने ये तीन चीजें पढ़ा। अब इसके बाद जो एक इसका सेकंड पार्ट होता है वो है, जब हम प्रोडक्शन पे आ जाते हैं तो हमारा सेकंड पार्ट जो शुरू होता है वो एक कर्व के थ्रू हम शो करते हैं, जिसमें एक डिसीजन लेना होता है हमें प्रोडक्शन को लेके, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो हम एक नए वीडियो के में हम कवर अप करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं इसको पार्ट 2 में डिवाइड कर दूं, ताकि आपको काफी बोरिंग भी ना लगे और आपको एक अलग से वो पीपीसी कर्व जो होता है उसको मैं काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ा पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही।
और एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको चीज़ें और कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आए हों, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस में बनाऊँ आपके सामने, आप आपके पास वो नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।